नमस्कार दोस्तों, प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम अभी मुख्य परीक्षा 2022 में लगे हुए थे, इस कारण कंटिन्यू लेक्चर नहीं कर पाए। अब दोबारा से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। 2023 की मुख्य परीक्षा तक चलेगी गाड़ी, और 2024 की अपन प्री की तैयारी भी प्रवीण जीएस वर्ल्ड पर लगातार करते रहेंगे। दोस्तों, अब कंटिन्यू हम इस संबंध में वीडियो डालते रहेंगे, जो भी जीएस से संबंधित रहेंगे या जो आपकी परीक्षा से संबंधित रहेंगे। हमने 2 लेक्चर मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखे हुए हैं। पहले आपने इतिहास देखा, पहला लेक्चर जो देखा था मध्यकालीन इतिहास का, उसमें हमने अरबों के आक्रमण के बारे में देखा हुआ था कि अरबों का प्रथम आक्रमण भारत पे कैसे रहा, कब रहा, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ में इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा की हुई थी। जो दूसरा लेक्चर हमने डाला हुआ था वो महमूद गजनवी के आक्रमण से संबंधित था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया हुआ है। उन आक्रमणों की हमने चर्चा की हुई थी। जो हिंदू शाही वंश था जम्मू कश्मीर का, जिसमें अलंगपाल, जयपाल वगैरह रहते हैं, इनको ही हराता है। हराने के बाद महमूद गजनवी लगातार शासन चलता रहता है और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। बस यही महमूद गजनवी के बाद के पोर्शन को हमें देखना था, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और मध्यकाल का इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल के इतिहास किससे कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये मैंने आपको बताया था कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य के समय को मध्यकालीन इतिहास रहता है। मुख्य पोर्शन अपन ने इसका देखा हुआ है। सबसे पहले हमने अरबों के आक्रमण के बारे में देखा हुआ था। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा है? अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण देखा हुआ है। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। और ये तीसरा लेक्चर जो होगा ये हमारा मोहम्मद गौरी पर निर्भर रहेगा पूर्णतः। किस पे रहेगा? हमारा मोहम्मद गौरी पे रहेगा। हमें मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी मिलेगी, सारी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्त, क्या होता है? 1030 ईस्वी की बात करते हैं हम। कब की बात करते हैं? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में क्या होती है? महमूद गजनवी, किसकी? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की 1030 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महमूद गजनवी कहाँ का शासक रहता है? गजनी का शासक रहता है। गजनी पे किस वंश का शासन चल रहा है? गजनवी वंश का शासन चल रहा है। तो महमूद पे गजनवी वंश का शासन चलता रहता है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने के बाद गजनी प्रांत, कौन से प्रांत बेटा? गजनी प्रांत से सटा हुआ जो क्षेत्र रहता है, कौन से? गजनी प्रांत। गजनी प्रांत से सटा हुआ क्षेत्र प्रांत रहता है गौर प्रांत। कौन सा रहता है बेटा? गौर प्रांत। इसी गौर प्रांत का शासक रहता है कौन? आपका मोहम्मद गौरी। उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो गजनी प्रांत पे क्या होगा? महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाएगी। उसके परवर्ती शासक आएंगे और वो शासन का संचालित करते रहेंगे। उसके बाद आता है गौर प्रांत। गौर प्रांत पे जो शासन करेंगे वो कौन सा वंश करेगा? संसबनी। कौन सा शासन करेगा? संसबनी। और ये संसबनी वंश जो रहता है ये तुर्कों से संबंधित रहता है। ये तुर्की प्रजाति के रहते हैं, तुर्की के क्षेत्र के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये संसबनी वंश रहता है। और संसबनी वंश में जो शासक होता है सबसे पहले वो होता है अलाउद्दीन। कौन होता है? अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन जो होता है ये क्या है? गौर की जो गजनी प्रांत है और गौर प्रांत, इनकी सीमाएं क्या होती हैं? आपस में टच करती रहती है। तो इनमें हमेशा एक राइवल चलती रहती है। ठीक है ना। इसी के तहत अलाउद्दीन क्या करता है? गजनी प्रांत पर आक्रमण करता है। गजनी प्रांत पर आक्रमण करता है और 7 दिन तक लगातार इस पर आक्रमण बनाए रखता है और इस क्षेत्र को जला के रख देता है। तो इस 7 दिन तक जलाए रखने के कारण अलाउद्दीन किसको? गजनी प्रांत को, इसको कहा जाता है जहांसोज। क्या कहा जाता है? जहांसोज। जहांसोज कहने के कारण ये रहता है क्योंकि ये 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक इस गजनी प्रांत के लिए, 7 दिन तक गजनी प्रांत के लिए क्या रखता है? जला के रख देता है, जलाए रखता है। मतलब लगातार यहाँ पे आगजनी करता रहता है, मारपीट करता रहता है, लोगों को मारता रहता है। तो इसीलिए अलाउद्दीन को क्या कहा गया है? जहांसोज कहा गया है। अलाउद्दीन के बाद क्या आता है? इसका अलाउद्दीन का जो बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है वो होता है गयासुद्दीन। कौन होता है? गयासुद्दीन। अलाउद्दीन क्या करता है? गजनी पे तो आक्रमण कर रहा है और गजनी को जीतना चाहता है लेकिन जीत नहीं पाता है। तो उसके बाद आता है उसका भतीजा, मतलब चचेरा भाई रहता है अलाउद्दीन का। कौन रहता है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन क्या करता है? इसका शासन संचालित करेगा कहाँ से? गौर प्रांत से करेगा। और गयासुद्दीन क्या करेगा? अब गजनी प्रांत को जीत लेता है। गजनी प्रांत को जब ये गयासुद्दीन जीत लेगा, इसको जीतेगा गजनी को, गजनी पर आक्रमण करता है और गजनी को ये जीत लेता है। तो जीत लेने के बाद ये गयासुद्दीन का छोटा भाई रहता है कौन? मोहम्मद गौरी। कौन रहता है? मोहम्मद गौरी। तो गजनी प्रांत को किसको दे देता है? ये मोहम्मद गौरी को दे देता है। गयासुद्दीन किसको जीत लेगा? गजनी को जीत लेगा। और गजनी को जीत लेने के बाद गजनी का शासक किसको बना देता है? मोहम्मद गौरी को बना देता है। मोहम्मद गौरी क्या करेगा? अब गजनी का संचालन करेगा। देखो बेटा, अपन एक यहाँ पे मैप देखा हुआ था, भारत का मैप। एक बार और फिर से आप लोग देख लो। ये मैप बहुत काम की चीज है, इस मैप को देखते रहना है हमें। ठीक है, मैप को आपको देखते रहिए और मैप के बारे में थोड़ा सा, मैप को खोल के देखेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी? जल्दी याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाती।
ये जो पूरा एरिया रहता है, इस तरफ वाला जो एरिया हम देखते हैं, ये भारत हो जाता है। और भारत के इस तरफ ही अभी भारत के पास में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगा हुआ यहाँ पे अफगानिस्तान ईरान वाला क्षेत्र है। तो बस इसी क्षेत्र में यहाँ कहीं पे आप देखोगे तो ये आपको मुल्तान सिंध प्रांत वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा आपको गजनी। क्या मिल जाएगा? यहाँ पे गजनी आपको क्षेत्र मिल जाएगा। अब ये यहीं से आक्रमण करना चालू करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होता है कि गयासुद्दीन है, गयासुद्दीन किस प्रांत कहाँ का शासक गयासुद्दीन ने क्या जीता? गजनी को जीत लिया है। गजनी जीत लेने के बाद ये इस तरफ का जो एरिया आ जाता है, इसके तरफ का जो एरिया रहेगा ये कहलाएगा मध्य एशिया का एरिया। कौन सा कहलाएगा? मध्य एशिया का। और इस मध्य एशिया पे का जो एरिया रहेगा, ये गजनी गयासुद्दीन क्या करेगा? इस गजनी को जीत लेने के बाद ये मोहम्मद गौरी को दे देगा। और मोहम्मद गौरी क्या करेगा? अब यहाँ से शासन संचालित करेगा और ये भारत पर आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करेगा? भारत पर आक्रमण करेगा। और गयासुद्दीन गौर प्रांत में रहेगा और गौर प्रांत से कहाँ पे करेगा? मध्य एशिया में करेगा। तो मतलब ये है कि गजनी का जो संसवनी वंश है, ये संसवनी वंश क्या करेगा? अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा और साम्राज्यवादी नीति का पालन करेगा। इस साम्राज्यवादी नीति के तहत मध्य एशिया पे आक्रमण कौन करेगा? गयासुद्दीन करता रहेगा। इसमें ईरान, इराक, सीरिया वगैरह के क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपका मोहम्मद गौरी रहेगा, ये मोहम्मद गौरी कहाँ पे आक्रमण करेगा? ये भारत पर आक्रमण करेगा। इसी क्रम में ये सबसे पहले क्या करता है? मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी जो रहता है, इसी क्रम में सबसे पहले 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करता है। कहाँ पे आक्रमण करेगा? मुल्तान पे आक्रमण करेगा। तो अब हम मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं और उनके आगे के आक्रमणों के बारे में देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो होगा सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। कब कहाँ करेगा? 1175 ईस्वी में। ये कहाँ आक्रमण करेगा? मुल्तान पर। ये मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है, ये इसका प्रथम आक्रमण करता है। और इसी प्रथम आक्रमण में ये क्या होता है? विजयी हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ पे आक्रमण करेगा? 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पे ये विजय प्राप्त कर लेता है। तो मुल्तान पे विजय प्राप्त हो जाने के बाद ये 1178 में, कब? 1178 ईस्वी में आक्रमण करेगा। ये कहाँ पे करेगा? गुजरात पे आक्रमण करेगा। उस समय पे गुजरात का जो शासक रहता है, कौन रहता है? गुजरात का शासक जो रहता है वो रहता है मूलराज द्वितीय। कौन रहता है? मूलराज द्वितीय या फिर भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय ये यहाँ का शासक रहता है 1178 में। कब? 1178 ईस्वी में गुजरात का शासक रहता है, मूलराज द्वितीय रहता है, भीमदेव द्वितीय उसका नाम रहता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी अपना दूसरा आक्रमण करता है। कौन सा आक्रमण होता है? ये उसका दूसरा। जब ये दूसरा आक्रमण करता है तो इसमें ये पराजित हो जाता है। तो पराजित हो जाने के बाद ये वापिस चला जाता है। इस समय पे जब भीमदेव द्वितीय और मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध होता है, उस युद्ध में इसके मूलराज द्वितीय की जो सेना है उसका नेतृत्व जो करती है वो उसकी माता जी करती है। क्या नाम रहता है? माता जी करती है। और माता का नाम रहता है नायिका देवी। नायिका देवी क्या नाम रहता है? नायिका देवी। ये नायिका देवी जो रहती है इसकी माता रहती है किसी? मूलराज द्वितीय की। और यही क्या करती है? आपकी मोहम्मद गौरी से युद्ध करती है और 1178 के युद्ध में पराजित होकर वापस लौट जाता है। अब मोहम्मद गौरी हार गया है। अब उसको ये लगता है कि हमने यहाँ पे जो गुजरात का एरिया है, गुजरात पे तो आक्रमण करके देख लिया, लेकिन यहाँ पे हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या करेगा? अब वो आएगा ऊपर से सिंध प्रांत के यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले वो पंजाब और लाहौर को जीतेगा। किसको जीतेगा? पंजाब और लाहौर पे। तो सबसे पहले वो 1186 में, इसके बाद 1186 ईस्वी में पंजाब एवं लाहौर पे आक्रमण करता है। पंजाब व लाहौर पे। देखिए सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात है, जितने भी परवर्ती शासक आते हैं, मुस्लिम समुदाय के शासक जितने भी आते हैं, जिस मध्यकाल के शासक मतलब आक्रमणकारी रहेंगे या आक्रांता रहेंगे, उन सबका उद्देश्य एक ही चीज है कि पैसे को लूटना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और आक्रमण करते रहना। ये बार बार आक्रमण करेंगे धन के लूटने के लिए, ठीक है, या मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये पंजाब और लाहौर पे आक्रमण करेंगे कब? 1186। पंजाब और लाहौर को क्या 1186 ईस्वी में ये जीत लेता है। तो ये पंजाब और लाहौर को जीत लेगा। तो इसके बाद क्या होता है? 1189 का क्षेत्र समय आता है। तब कल 1189 में 1189 में ये भटिंडा पर आक्रमण करते हैं। अब देखना बेटा, अब यहाँ पे ये पंजाब का क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पंजाब का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र को जब ये जीत लेगा और ये लाहौर के क्षेत्र को ये जीत लेगा, तो यहाँ पे एरिया है दिल्ली का। कौन सा एरिया है? दिल्ली का। और ये राजस्थान का एरिया लगेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, दिल्ली और राजस्थान का एरिया लग जाएगा यहाँ पे। तो ये पंजाब और लाहौर को जीत लेते हैं और भटिंडा को 1189 में ये जीत लेता है। जैसे ये पंजाब और लाहौर को जीतेगा और भटिंडा को जीतेगा, तो अब इसका अगला आक्रमण हो जाएगा कहाँ पे? दिल्ली के लिए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी है आपका, वो कहाँ पर है? भटिंडा को जीतेगा। अब भटिंडा के बाद 1191-92 के तराइन के युद्ध आ जाएंगे। और तराइन के युद्ध के समय पे यहाँ का जो शासक कौन रहता है? पृथ्वीराज
चौहान रहते हैं। कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान रहते हैं। तो 1191 में, कब बेटा? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के मध्य होता है? ये जो मध्य होता है वो किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, ठीक है। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की विजय होगी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। फिर उसके बाद होगा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, ठीक है। पृथ्वीराज 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जब होगा तो उसमें क्या होगा? गौरी की विजय हो जाएगी। किसकी विजय होगी? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और गौरी के मध्य होगा, जिसमें गौरी की विजय होगी, गौरी की विजय, गौरी की विजय। अब दोस्त, अब इसके पहले पर एक चीज समझ लेते हैं बहुत अच्छी कि तराइन का युद्ध हो रहा है। अब दिल्ली का शासक उस समय भी कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान रहता है। तो थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान है कौन और करते क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के यहाँ पे शासक रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है इनके बारे में यहाँ साइड में अपन देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की जो है ना, पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली और उस समय पे अजमेर के प्रतापी शासक रहते हैं। कहाँ के? दिल्ली के और अजमेर के, दिल्ली व अजमेर के, अजमेर के शासक रहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान जो है इनके पिता का नाम रहता है, पिता, इनके पिता जो रहते हैं वो रहते हैं सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान रहते हैं। और माता जो रहती है इनकी, कौन? माता, उनका नाम रहता है कर्पूर देवी, कर्पूर देवी। पर सोमेश्वर चौहान क्या है कि दो पत्नियां रहती हैं, एक पत्नी और रहती है इनकी कमला देवी। ये बताने का कारण ये है, इसके पीछे आपको भी समझ में आ जाएगा कि सोमेश्वर चौहान की दो पत्नियां रहती हैं, एक कर्पूर देवी रहती है, कमला देवी रहती है। तो सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी का पुत्र रहते हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। लेकिन इनकी एक और पत्नी रहती है कमला देवी, और ये कमला देवी के पिताजी जो रहते हैं वो रहते हैं अनंगपाल। कौन रहते हैं? अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। ये अनंगपाल तोमर जो रहते हैं वो दिल्ली के शासक रहते हैं। कहाँ के शासक रहते हैं? दिल्ली के। अब अनंगपाल तोमर क्या करते हैं? इनका कोई बच्चा रहता नहीं है, तो बच्चा न रहने के कारण ये क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का क्या घोषित कर देते हैं? युवराज घोषित कर देते हैं। और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 1178 ईस्वी में करीब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली का शासक किसको बना देते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। और 1178 के बाद क्या होता है? सोमेश्वर चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। तो सोमेश्वर चौहान कहाँ के शासक रहते हैं? अजमेर के शासक रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सोमेश्वर चौहान के द्वारा दिया गया अजमेर और अनंगपाल तोमर के द्वारा दिया गया दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान को क्या मिल जाता है? वहां का शासन संचालित करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक है? दिल्ली के और अजमेर के। और दिल्ली और अजमेर की सीमा कहाँ लग रही है? भटिंडा से लग रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इनको आक्रमण होना ही था। अब सीमाएं आपस में लगेंगी तो, ठीक है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान के खुद के भी संबंध सही नहीं चल रहे थे। किन किन से? चंदेल शासक, अपन चंदेल वंश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे चंदेल वंश के शासक रहते हैं परमर्दी देव। परमर्दी देव से इनके संबंध अच्छे रहते नहीं है। तो परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? परमर्दी देव पराजित हो जाते हैं। परमर्दी देव के जो सेनापति रहते हैं आलाउदल, आलाउदल को क्या कर देते हैं? मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं युद्ध में, ठीक है। और दूसरा रहता है जयचंद। जयचंद जो रहते हैं वो कन्नौज के शासक रहते हैं। कन्नौज में कौन सा वंश रहता है? गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश से भी क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के अच्छे संबंध नहीं है, ठीक है। साथ में इनके किससे संबंध नहीं है? चंदेल वंश के शासकों से भी सही संबंध नहीं है। ये गुजरात पे पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करते हैं, लेकिन मूलराज प्रथम से ये पराजित हो जाते हैं। गुजरात का शासक कौन है? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय से ये क्या हो जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान 3 जगह लड़ेंगे, ठीक है। एक तो परमर्दी देव चंदेल वंश के शासक से लड़ेंगे। चंदावर का शासक है जयचंद। जयचंद की पुत्री है संयोगिता। संयोगिता का ये अपहरण कर लेते हैं, तो उनसे भी इनके संबंध सही नहीं रहते, ठीक है। तो पृथ्वीराज के आसपास के क्षेत्रों में संबंध सही नहीं है। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी को ये लग रहा है कि अगर हम पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं तो बाकी क्षेत्र को पराजित करने में आसानी जाएगी।
तो दिल्ली का क्या करेंगे, अभी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में होगा। 1191 में क्या है, गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा, पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। अब गौरी को ये लगेगा यार हम हार गए, तो हार गए तो वो दोबारा जीतने के लिए आक्रमण करेगा 1192 में। कब करेगा, 1192 में। तो तराइन का दूसरा युद्ध हो जाता है कब, 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें जीत जाता है। और क्या होता है, जीत जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में 3 अलग अलग लेखक हैं जिनके 3 अलग अलग बात हैं। सबसे पहले 1192 का तराइन युद्ध हो गया, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। तो अब पृथ्वीराज चौहान के अलावा चंद्रवरदाई रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहते हैं, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई रहते हैं। इन चंद्रवरदाई का कहना रहता है कि पृथ्वीराज चौहान को क्या होता है, ये गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन, पृथ्वीराज चौहान के लिए गिरफ्तार कर लेता है मोहम्मद गौरी, और गजनी ले जाता है। गजनी ले जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे ये शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके सैनिक जो रहते हैं मोहम्मद गौरी के, वो पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। फिर उसके बाद एक और है हसन निजामी। हसन निजामी का कहना ये है कि पृथ्वीराज चौहान के तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। हार जाने के बाद क्या होता है, कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान उनके अधीनस्थ रह के शासन का संचालन करते रहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये विद्रोह करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके संबंध में ये भी कहा जाता है कि कुछ सिक्के हैं जो चले हुए थे, जिनमें मतलब मोहम्मद गौरी की तरफ कुछ सिक्के चलाए जाते हैं। उन सिक्के पे एक तरफ पे पृथ्वीराज मतलब चौहान की फोटो रहती है और दूसरी तरफ पे घोड़े की फोटो रहती है। तो इस तरीके एक में नंदी की फोटो रहती है। तो इस तरीके से कुछ मतलब सिक्के वगैरह मुद्राएं वगैरह में इनकी मिली हुई थी, जिससे पता चलता है कि हसन निजामी का कहना सही है। एक मिनहाज और सुरहाज रहते हैं, उनका भी एक कथन है पृथ्वीराज चौहान को लेके कि पृथ्वीराज चौहान की मतलब तुरंत हत्या कर दी जाती है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन रहते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें 3 सोर्स कौन कौन से, चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई के बाद हमारा कौन सा, मिनहाज उल सिराज। तीसरा सोर्स हमारे पास है हसन निजामी। हसन निजामी, इन तीनों के अपने अपने कथन है पृथ्वीराज चौहान को लेकर। ठीक है, चंद्रवरदाई का कहना है, चंद्रवरदाई वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है। ठीक है, चंद्रवरदाई ये बताते हैं कि सत्यवेदी वाराणसी के द्वारा गौरी की हत्या कर देते हैं। ये पूरा किस्सा है पृथ्वीराज चौहान को लेकर। अब बात ये आ जाती है कि 1194 का समय आता है। कब आता है, 1194 का। 1192 का तराइन का युद्ध रहता है। तराइन का युद्ध जीत जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आ जाएगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहेगा ना, यही गुलाम वंश की नींव रखेगा भारत में और एक स्थायी शासन की स्थापना होगी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। 1192 में क्या होता है, गौरी जो भारत के क्षेत्रों को जीत लेता है, उन क्षेत्रों का प्रशासक किसको बना देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक बना देता है और वही शासन का संचालन करता है और वापस गजनी को लौट जाता है। 1194 में क्या होता है, जब 1192 में ये आक्रमण करते हैं तराइन के युद्ध के दौरान, तो ये मेरठ, दिल्ली, रणथंभौर को तो जीत लेते हैं, लेकिन क्या होता है चंदावर के क्षेत्र को नहीं जीत पाते हैं, तो कन्नौज को नहीं जीत पाते हैं। कन्नौज का शासक रहता है जयचंद। अब जयचंद को हराना है, तो जयचंद को हराने के लिए 1194 में दोबारा युद्ध करते हैं और वो जो युद्ध होता है उसको क्या कहा जाता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है, चंदावर का युद्ध। और इसी चंदावर के युद्ध में क्या होता है, जयचंद को पराजित कर देते हैं। कौन पराजित कर देगा, गौरी कर देगा, जयचंद को पराजित कर देगा। अब ये जयचंद कहाँ का शासक रहता है, कन्नौज का रहता है। ठीक है, और जयचंद कौन से वंश से संबंधित रहता है, गहरवाल वंश से संबंधित रहता है। इसका क्लियर है। अब कन्नौज को ये जीत लेगा। अब मोहम्मद गौरी जीत रहा है। जीतने के बाद क्या होता है, इस युद्ध के बारे में यहाँ के कुछ सिक्के वगैरह चलते हैं, सिक्कों से साक्ष्य मिलता है। इन सिक्कों के साक्ष्य से ये पता चलता है कि वो कुछ सिक्के जारी करता है जिसमें लक्ष्मी जी की फोटो वगैरह रहती है इन सिक्कों की एक तरफ पे, और दूसरी तरफ पे उनको मोहम्मद गौरी का नाम रहता है। तो इन सिक्कों पे लक्ष्मी जी की फोटो होना ये बताता है कि कन्नौज की जो कुल देवी हुआ करती थी वो लक्ष्मी जी हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह के इतिहासकारों ने साक्ष्य निकाले हुए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 1194 का समय है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब इसको ये जीतने के बाद ये प्रांत फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देगा, ये वापस लौट जाएगा मोहम्मद गौरी गजनी पहुंच जाने के बाद ये क्या करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहेगा ये भारत में क्या करेगा, जितने भी मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ना चालू कर देगा और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराएगा। क्या करेगा, मंदिरों को तोड़ेगा। मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद का निर्माण करेगा।
ठीक है। इसी क्रम में मस्जिद का निर्माण करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। तो सबसे पहले कितना 1194 और 95 की बात होती है। इसमें सबसे पहले दिल्ली का विष्णु मंदिर रहता है। कौन सा मंदिर? दिल्ली का विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर दिल्ली, इसको मंदिर को ये तोड़ता है और यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है। किसका? कुव्वत उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण कर देता है। ठीक है। और इसी तरीके से अजमेर में, कब? अजमेर में, अजमेर सुना ही आपने। अजमेर में क्या है? एक संस्कृत विद्यालय रहता है, संस्कृत विद्यालय। और संस्कृत विद्यालय का निर्माण जो होता है विग्रहराज IV के द्वारा कराया जाता है, जिनको बीचल देव भी कहा जाता है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तोड़ के यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दी जाती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है। किसको? संस्कृत विद्यालय को तोड़ के। तो ये कौन कराता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है? 1192 में करान के द्वितीय युद्ध में जीत जाता है। जीतने के बाद अपना क्षेत्र किसको दे देगा? वो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन वहां का प्रशासक बन जाता है, वो शासन का संचालन करेगा। चंदावर का युद्ध होगा, जयचंद को पराजित किया जाएगा, फिर वापस मोहम्मद गौरी लौट जाएगा, फिर मंदिर को तोड़ेगा और मस्जिद का निर्माण करेगा। उसमें क्या होता है? पहले विष्णु मंदिर रहता है दिल्ली का, उसको तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा दिया जाता है। संस्कृत विद्यालय को तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई जा रही है। अब क्या होता है? 1195 का समय आता है। 1195 में ये क्या कहते हैं? बयाना और ग्वालियर पे आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? 1195 में। कब? 1195 और में ये ग्वालियर और बयाना पे आक्रमण करता है। ये भारत के क्षेत्र है, ग्वालियर और बयाना। इसमें वो बयाना को जीत लेता है, ग्वालियर पर आक्रमण करता है, लूट करके वापस लौट जाता है। फिर दोबारा से 1197 का समय आता है। 1197 में मोहम्मद गौरी दोबारा आक्रमण करता है और इस बार जी आक्रमण करता है तो ये कहाँ करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात का शासक करता है कौन? मूलराज द्वितीय। और इस मूलराज द्वितीय पर ये आक्रमण करता है, लेकिन इससे ही पराजित हो जाता है। तो पराजित हो जाने के बाद ये फिर वापस जाएगा। वापस जाता है तो 2002 का समय रहता है। किसका? 2002 का। 2002 में देखो सबसे पहले गयासुद्दीन रहता है। गयासुद्दीन वही व्यक्ति है जो क्या करता है? गजनी को जीत लेता है और गजनी को जीत लेने के बाद मोहम्मद गौरी को दे देता है। 2002 में क्या होता है? गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन के पास दो प्रांत रहते हैं। कौन कौन से? एक तो गौर और गजनी। ठीक है। अब ये गौर प्रांत जो रहता है और गजनी प्रांत रहता है। तो अब ये गयासुद्दीन मर गया। पहले गौर का शासन संचालन गयासुद्दीन कर रहा था और गजनी का कौन कर रहा था? मोहम्मद गौरी। तो अब मोहम्मद गौरी के पास गजनी के साथ साथ में क्या गौर प्रांत भी आ जाएगा। ये दोनों क्षेत्र आ गए। अब इसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो ये क्षेत्र किससे लगता है? ईरान से लगने लगता है। किससे लगेगा? ईरान से। तो ईरान का शासक रहता है ख्वारिज्म। कौन रहता है? ख्वारिज्म। ख्वारिज्म से क्या होता है? इसका युद्ध होता है। किसका? गौरी का 2004 में, सॉरी 2004 नहीं, 1202, सॉरी ये क्या 1202 की बात है और ये 1204 की। 1202 में क्या होता है? गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की जानकारी जैसे इसको लगती है, इसको मोहम्मद गौरी को लगती है। तो मोहम्मद गौरी को वापस पहुंचता है गजनी, गजनी पहुंचता है तो वहां पे इसको गौर प्रांत और गजनी प्रांत मिल जाता है। ये दोनों प्रांत मिल जाते हैं। अब लेकिन क्या होता है? गौर की सीमाएं लगती हैं किससे? ईरान से लगती हैं। ईरान से सीमाएं लगने के कारण ये ईरान की सीमाएं लग जाती हैं इसकी। ईरान से सीमाएं लगने के कारण क्या होता है? ख्वारिज्म रहता है शासक, जहाँ पे ख्वारिज्म के साथ में क्या होती है? इसके युद्ध होता है। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, किसका होगा? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी जैसे ही हारेगा, पराजय हो जाएगी किसकी? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी हार जाएगा। हारने के बाद क्या होता है कि जो भारत का क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में ये पता चल जाता है लोगों में कि एक अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गौरी मारा गया। उससे विद्रोह होने लगता है। विद्रोह होने लगता है तो 1205 में पंजाब में खोखरों का विद्रोह होता है। इसी खोखरों के विद्रोह, ये जो खोखर जाति है, इसी के विरुद्ध सबसे पहले 1175 में मुल्तान पे ये आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। इन्हीं खोखरों के विरुद्ध करता है। इसको करमातिया भी कहा जाता है लोगों को। तो ये खोखरों का जो विद्रोह होता है, इसी विद्रोह को ये क्या कर देता है? दबा देता है। लेकिन क्या होता है? 1205 का समय जब रहता है, ये सिंध नदी के किनारे, कहाँ पे? सिंध नदी के किनारे।
सिंध नदी के किनारे इसकी हत्या कर दी जाती है। ये नमाज पढ़ता रहता है वहां पे बैठ के, पीछे से आते हैं खोखर जाति के समुदाय के लोग ही रहते हैं, आगे से गर्दन काट देते हैं, मार देते हैं। तो मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, यहाँ मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी कब मृत्यु हो जाती है, 1205 में। ठीक है, 1205 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाने के बाद अब इसका जो क्षेत्र है, इसका कोई पुत्र तो रहता नहीं, तो इसका जो क्षेत्र रहता है जो उसके 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो इतना जितना भी साम्राज्य जिसने मोहम्मद गौरी ने जीता हुआ है, इसका क्षेत्र इसके गुलामों के बीच बढ़ जाता है। जिन गुलामों के बीच में ये क्षेत्र बढ़ जाता है वे गुलाम के नाम है यल्दोज, कुबाचा और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दोज जो रहता है उसके लिए मिल जाता है कौन, गौर प्रांत और गजनी प्रांत मिल जाता है। ठीक है, उच्च का क्षेत्र रहता है और सिंध का क्षेत्र रहता है वो कुबाचा को मिल जाता है। इसके गुलाम कौन कौन है उनको देख लेते हैं अपन। कौन है, यल्दोज, कुबाचा, और कुबाचा के बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यल्दोज को जो प्रांत मिल जाएंगे वो गौर और गजनी का शासक किस बन जाता है, गौर और गजनी। यहां का शासक बना रहता है यल्दोज। कुबाचा का शासक कुबाचा जो बन जाता है इसको मिल जाता है उच्च और सिंध प्रांत। ये 2 प्रांत का शासक बन जाता है कौन, कुबाचा। ये यल्दोज जो कुबाचा से बाद में इल्तुतमिश भी युद्ध करेगा। तराइन का तीसरा युद्ध जो होगा वो यल्दोज और कुतुबुद्दीन वो इल्तुतमिश के बीच में होगा, बाद में होगा वो, है ना। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिल जाता है, भारतीय क्षेत्र मिल जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करेगा, और ये इसी से यहीं से शुरू हो जाएगा गुलाम वंश भारत में। ठीक है, कौन सा वंश शुरू हो जाएगा, गुलाम वंश शुरू हो जाएगा। तो अब गुलाम वंश का संचालन कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम रहता है बख्तियार खिलजी। कौन रहता है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो रहता है ये क्या करता है, जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आक्रमण करता रहता है उस समय पे ये बंगाल और बिहार का अभियान करता है। कहाँ का, बिहार और बंगाल का अभियान, बिहार व बंगाल अभियान पे जाता है। ठीक है, बिहार बंगाल अभियान के दौरान ये सबसे पहले बिहार जाता है, तो बिहार पे ये आक्रमण करता है। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, विक्रम विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो करता है वो गोपाल करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की धर्मपाल के द्वारा की जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त के समय पे स्थापित होता है। तो इन तीनों विश्वविद्यालय को क्या कर देता है, बख्तियार खिलजी क्या कर देता है, जला देता है ना, इनको खत्म कर देगा और जला देगा, तहस नहस कर देता है। कौन करेगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, लूट लेगा। अब इसके बाद क्या है, बिहार का क्षेत्र किसके कब्जे में आ जाएगा, बख्तियार खिलजी के आ जाएगा। बख्तियार खिलजी इसको बिहार को लूट लेगा कब, 1202 में। कब जीतेगा, लूटेगा 1202 के समय पे। फिर उसी से ये आगे बढ़ते हुए जाता है तो 1204 का समय आता है। उस समय पे ये क्या करता है, बंगाल पर आक्रमण करता है। कहाँ, बंगाल पर। बंगाल का शासक रहता है उस समय पे लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन को पराजित कर देगा। लक्ष्मण सेन कौन जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। ये बंगाल का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लेगा। ठीक है, बंगाल को जब ये अपने कब्जे में कर लेगा 1204 के समय पे, और लक्ष्मण सेन को पराजित कर देगा, और फिर ये अपनी बंगाल की राजधानी बना देता है क्या, लखनौती। लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़ के पूर्वी बंगाल की तरफ चले जाते हैं, जो आज का बांग्लादेश वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र पे ये चले जाते हैं। तो ये कब, ये लखनौती कर लेता है। अब इस अभियान के बाद क्या होता है, 1205 का समय आता है तो ये तिब्बत का अभियान करता है। कौन, बख्तियार खिलजी तिब्बत पे जाता है। तिब्बत में जाते समय इसको क्या, असम का क्षेत्र मिलता है। असम के क्षेत्र पर ये आक्रमण करता है। यहाँ पे रहती है मध्य वंश, और इसी मध्य वंश के बीच बख्तियार खिलजी के बीच में युद्ध होता है। इसमें बख्तियार खिलजी की क्या हो जाती है, हार जाता है, तो बख्तियार खिलजी पराजित हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक व्यक्ति रहता है अली मर्दान। कौन रहता है, अली मर्दान खां। अली मर्दान खां, अली मर्दान खां रहता है।
और ये अली मर्दान खान क्या करता है, बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। किसकी? अली मर्दान खान किसको मार देगा? इसको, बख्तियार खिलजी को मार देगा। ठीक है, तो इस तरह से बख्तियार खिलजी खत्म हो जाता है। अब बच गई यहाँ पे यल्दुज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यल्दुज क्या रहेगा? गौर और गजनी का शासक रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आराम से आएगा। और फिर आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से क्या होता है? यल्दुज का युद्ध होता है और फिर कुबाचा से युद्ध करता है। यल्दुज को पराजित कर देता है, कुबाचा को पराजित कर देता है। कुबाचा सिंध नदी में डूब के क्या कर देता है? आत्महत्या कर देता है। तो इसके बाद अपन गुलाम वंश पढ़ेंगे, तो गुलाम वंश में देखेंगे अपन सब शासकों के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे, कुतुबुद्दीन के बाद जो इल्तुतमिश आएंगे उनके बारे में देखेंगे, बलबन के बारे में देखेंगे। तो ऐसे अन्य वीडियो में लगातार हम दिल्ली सल्तनत के बारे में लगातार पढ़ते रहेंगे। दोस्तों आज अपन ने जो देखा 5 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पढ़ा क्या क्या अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा कि मोहम्मद गौरी के बारे में अपन ने देखा कि मोहम्मद गौरी आया कैसे। तो सबसे पहले अपन ने देखा इसमें, इसको पढ़ते हुए, कि गौर प्रांत रहता है। गजनी के शासक क्या होता है? 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसके लगा हुआ गौर प्रांत रहता है, जहाँ पे संसवरी वंश का शासन शुरू हो जाता है। संसवरी वंश का शासक रहता है कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्या करता है कि गजनी पे आक्रमण करता है, लगातार 7 दिन तक वहां पे आग वगैरह जलाए रखता है, मारता पीटता रहता है। तो उसको जहांसोज कहा जाता है। अलाउद्दीन के बाद कौन आता है? गयासुद्दीन आता है। गयासुद्दीन गजनी को जीत लेता है। जीतने के बाद वो मोहम्मद गौरी को दे देगा। मोहम्मद गौरी वहां का शासक बन जाएगा। 1175 में मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण करेगा। करमातिया जो है, खोकर जाति जो रहती है वहां की, करमातिया लोग रहते हैं, उनके विरुद्ध ये करता है। वहां पे ये आक्रमण करेगा, उनसे मुल्तान जीत लेगा। मुल्तान जीत लेने के बाद ये क्या करेगा? 1175 के बाद 1178 में ये आक्रमण करेगा गुजरात पे, लेकिन गुजरात में ये पराजित हो जाता है मूलराज द्वितीय से। फिर उसके बाद 1186 में आक्रमण करता है। 1186 में ये आक्रमण कहाँ करेगा? लाहौर और पंजाब पे करेगा। ये जीत लेगा लाहौर पंजाब को। लाहौर पंजाब को जीत लेने के बाद ये 1189 में फिर आक्रमण करता है। कहाँ पे? भटिंडा पे। अब भटिंडा पे आक्रमण करता है तो भटिंडा की जो सीमा जो रहती है, वो सीमा जो होती है वो दिल्ली और अजमेर से मिलती है। और जो भटिंडा दिल्ली और अजमेर से मिलती है, तो अजमेर का दिल्ली का शासक कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान रहता है। पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच में मोहम्मद गौरी के बीच में फिर देखो आपसी सीमाएं लग रही हैं, तो लड़ाई तो होनी है। इनके बीच फिर युद्ध होता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन जो वर्तमान में भी हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां पे, तो वहां प्रथम युद्ध होगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना के गौरी वापस लौट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में 3 अलग अलग कथन है, 3 अलग अलग कहानियां। हसन निजामी की कथन है, मिनहाजुस्सिलास की, चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो का वर्णन अलग है उसमें। ठीक है, उनकी मृत्यु के बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये 1192 में आक्रमण करता है तो दिल्ली को जीत लेता है, मेरठ को जीत लेता है, रणथंभौर को जीत लेता है, लेकिन ये कन्नौज को नहीं जीत पाता। तो कन्नौज को जीतने के लिए 1194 में फिर आक्रमण करता है। कन्नौज का शासक कौन रहता है? जयचंद रहता है। जयचंद का संबंध किस वंश से? गहरवाल वंश से संबंध रहता है। जयचंद को ये पराजित कर देगा, उसकी हत्या कर देता है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वो क्षेत्र छोड़ के चला जाता है। कुतुबुद्दीन यहाँ का प्रशासक हो जाता है। कुतुबुद्दीन क्या करेगा? अब मंदिर मत को तोड़ेगा, मस्जिद का निर्माण करेगा। तो दिल्ली में जो विष्णु मंदिर रहता है, उस विष्णु मंदिर को वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस विष्णु मंदिर की जगह पे क्या बनाता है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है। फिर उसके बाद वो अजमेर जाता है। अजमेर के में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो विग्रहराज 4 के द्वारा या विशल देव के द्वारा बनाया जाता है, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ देता है। वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बना देता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1195 बयाना और ग्वालियर पे आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी। फिर 1197 में दोबारा गुजरात पे आक्रमण करेगा। फिर 1202 का समय आता है। 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी वापस गजनी पहुंच जाता है। तो अब इसके बाद 2 प्रांत हो जाते हैं, गौर और गजनी। तो इनकी सीमा लगती है, गौर की सीमा कहाँ लगती है? ईरान से लगती है। तो ईरान का शासक रहता है ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म से उससे लड़ाई होती है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो भारत में विद्रोह होता है। पंजाब का क्षेत्र रहता है, वहां पे खोकर जाति रहती है। खोकर जाति इनके विरुद्ध विद्रोह करती है। तो विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद गौरी आता है। जब मोहम्मद गौरी आएगा दबाने के लिए, तो विद्रोह को तो दबा देता है, लेकिन ये क्या करता है? सिंध नदी के किनारे पे नमाज पढ़ता रहता है। तो उसकी वहां पे खोकर जाति के कुछ लोग रहते हैं कबीले के, वो उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसके साथ मोहम्मद गौरी और गौर वंश की समाप्ति हो जाती है भारत में। क्लियर है? अब इसके बाद क्या मामला फंसता है कि अब आ जाएंगे कौन? इसका जो क्षेत्र रहेगा वो क्षेत्र किस में बटेगा? तो कई गुलामों में बटेगा। अब इसे गुलाम कौन कौन है? यल्दुज है, कुबाचा है, कुतुबुद्दीन है। तो यल्दुज को जो है गौर प्रांत और गजनी प्रांत मिल जाता है। कुबाचा के लिए मिल जाता है उच्च का क्षेत्र मिल जाता है और सिंध का क्षेत्र मिल जाता है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बच जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिल जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या कहते हैं? भारत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। फिर हमने बख्तियार खिलजी के बारे में देखा। बख्तियार खिलजी ने बिहार पे और बंगाल पे आक्रमण करता है। बिहार और बंगाल को जीतता है। बंगाल का शासक जो रहता है
लक्ष्मण सेन रहता है, लक्ष्मण सेन को पराजित करता है, वहाँ की राजधानी लखनऊ बनाता है, कुछ समय तक शासन करता है, फिर तिब्बत चला जाता है। तिब्बत जाते समय असम में मध्य जाति रहती है, उस मध्य जाति से इनकी लड़ाई होती है, इसमें ये पराजित हो जाता है बख्तियार खिलजी। तो फिर उसके बाद वहीं पे अली मर्दान खान रहता है, वो इसके सरदार रहता है, वो इसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि बख्तियार खिलजी भी खत्म हो जाते हैं। तो अब आएगा गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बारे में बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रवीण जीएस वर्ल्ड को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। कोई भी जानकारी है आपकी एमपीपीएससी से संबंधित या व्यापम से संबंधित, कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी आपकी जो भी होगी समस्या होगी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।